हेलो क्लास 9th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। क्लास 9th लास्ट टाइम हमने आपके पोल साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी, उसके हमने पूरा एक्सप्लेनेशन जो है उसका जो वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप जाके पहले उसे देखिए। आज हम करने वाले हैं उसके कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है पहला कि हेयर इज सम information about 4 countries. Based on this information, how would you classify each of these countries? Right, democratic and undemocratic. आपको 4 कंट्री दी हुई है और उसमें कुछ कंडीशन दी हुई है, तो उस कंडीशन के हिसाब से आपको बताना है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है। जैसे पहली कंट्री है उसमें क्या है कि पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव अ राइट टू वोट। तो पहली कंट्री में कंडीशन क्या है कि अगर वहां के लोग वहां की ऑफिशियल जो रिलीजन है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें नहीं करते, तो उन्हें कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। तो ये अनडेमोक्रेटिक है डेमोक्रेटिक, साफ साफ पता चल रहा है क्या है ये अनडेमोक्रेटिक। क्योंकि इंडिया में भी जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है उसमें क्या है कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया का मतलब इंडियन सिटीजन अगर 18 प्लस हो जाता है तो चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, कास्ट से हो, डेट ऑफ प्लेस क्या हो, जेंडर क्या है, डजेंट मैटर। ठीक है, हमें क्या करना है बस मतलब उसको क्या है वोटिंग का राइट मिल रखा है, तो उसके हिसाब से क्या हो गया कंट्री अनडेमोक्रेटिक। आगे देखते हैं कंट्री बी। द सेम पार्टी हैज बीन विनिंग इलेक्शन फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। आपको बताना है कि एक पार्टी है जो लास्ट 20 ईयर से जो है वो जीते जा रही है सारे इलेक्शन। तो इस यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो सकता है कि क्या पता वो पार्टी बहुत अच्छी हो, वो डेवलपमेंट किए जा रही हो कंट्री का, कंट्री को अलग लेवल पे लेके गई हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा हो सकता है वो करप्शन के थ्रू जीत रही हो या फिर मतलब इलीगल काम करके जीत रही हो। तो हमें कुछ क्लियर नहीं है ये चीज, तो ये किस में आ जाएगा आपका नॉट श्योर में आ जाएगा। किसमें? नॉट श्योर में। ठीक है भाई, कि यहाँ पे हम इसे जज नहीं कर पा रहे इस बेसिस पे। आगे, रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शन। अब रूलिंग पार्टी है वो लास्ट जो 3 इलेक्शन है वो उसमें हार रही है। तो जहां पे रूलिंग पार्टी सोचो हार रही है, इसका मतलब वहां पे इलेक्शन जो प्रोसेस होता है बहुत न्यूट्रल तरीके से होता है, तो यानी वो कंट्री कैसी हो जाएगी डेमोक्रेटिक। आगे कंट्री डी, देयर इज नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। वहां पे कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनडेमोक्रेटिक। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हेयर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन हाउ वुड यू क्लासिफाई। सेम वही बताना है आपको डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक। कंट्री पी क्या है कि द पार्लियामेंट कैन नॉट पास द लॉ अबाउट द आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी। जो वहां की पार्लियामेंट है वो किसी भी लॉ को पास नहीं कर पाएगी जब तक कि वो आर्मी के जो चीफ है उससे डिस्कस ना कर ले या फिर उससे मतलब उसकी परमिशन ना मिल जाए, कंसेंट ना मिल जाए। तो सोचो कि जिसकी पार्लियामेंट में इन्वॉल्वमेंट है किसकी, आर्मी की, ऐसा कहां पे होता है? पाकिस्तान में होता है। तो पाकिस्तान कहने को तो अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलता है, मतलब रिटर्न में डेमोक्रेटिक है, बट एक्चुअली में वहां पे ऐसा कोई काम होता नहीं। तो ये कैसा होता है आपका अनडेमोक्रेटिक हुआ। ठीक है, ये कैसा अनडेमोक्रेटिक। अगला क्यों, कंट्री क्यों देखते हैं। द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर ऑफ द जुडिशरी। कि एक कंट्री है जहां पे पार्लियामेंट जो है ऐसा कोई लॉ पास नहीं कर पाएगी करती जिससे कि जुडिशरी की पावर कम हो। तो ऑब्वियस सी बात है कैसी कंट्री हुई, कैसी कंट्री हुई ये डेमोक्रेटिक, क्योंकि यहां पर पावर कम करने की पावर पार्लियामेंट के पास नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों ही इक्वल है और ये तीनों ही एक दूसरे को क्या करती रहती है, चेक एंड बैलेंस करती रहती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर निगरानी रखती है। एक दूसरे की पावर कम करने की वो नहीं है, अथॉरिटी नहीं है किसी के पास। ठीक है, तो ऐसी ये कंट्री किस में काउंट होगी आपकी डेमोक्रेटिक में। आगे, द कंट्रीज लीडर कैन नॉट साइन एनी ट्रीटी विद अनदर कंट्री विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्री। अब सुनो कि ये कंट्री है, ठीक है, वो कंट्री कोई भी इंटरनेशनल डील कर ही नहीं पा रही दूसरी कंट्री के साथ
जब तक कि उसकी पड़ोसी कंट्री, जो पड़ोस की कंट्री है, वो उसको परमिशन ना दे दे। तो सोचो एक कंट्री जिसको परमिशन लेनी पड़ रही है नेबरिंग कंट्री से, इसका मतलब वो पूरी तरीके से अभी फ्रीडम में, मतलब उसे फ्रीडम मिला नहीं है, ठीक है। उसकी सारी चीजों को कौन संभाल रहा है? उसकी नेबरिंग कंट्री, यानी वो कैसी होगी? आपकी अनडेमोक्रेटिक होगी, ठीक है भाई। मतलब यहाँ पे सॉवरेनिटी नाम की चीज ही नहीं है। आगे, ऑल द मेजर इकोनॉमिक डिसीजन अबाउट द कंट्री आर टेकन बाय ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल बैंक विच द मिनिस्टर कैन नॉट चेंज। ओके, यहां पे देखो क्या हो रहा है कि एक कंट्री है जिसमें जितनी भी आपके इकोनॉमिक डिसीजन लिए जा रहे हैं वो सेंट्रल बैंक लेती है, और सेंट्रल बैंक ने जब एक बार डिसीजन ले लिया तो उसको वहां के जो मतलब मेन आपके पार्लियामेंट के मिनिस्टर है वो भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप का क्या हुआ ये अनडेमोक्रेटिक, ठीक है। क्योंकि कोई भी चेंज वगैरह, रूल वगैरह बनाने की और खत्म करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। तो हाँ, फाइनल पावर किसके पास है? पार्लियामेंट की। पर यहां पे फाइनल पावर किसके पास आ रही है? सेंट्रल बैंक के पास। तो इसलिए क्या हो गई ये? अनडेमोक्रेटिक। नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक। देखते हैं कौन सा है। आपको क्या बताना है बेसिकली कि इसमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है। तो पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन डेमोक्रेसी, ये तो ठीक है। डेमोक्रेसी रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट इन इज अ बेटर वे देन अदर, ये भी ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल, ये भी ठीक है। डेमोक्रेसीज आर मोर प्रोस्पर्स देन अदर। अच्छा, ये बता रहा है चौथा कि जो डेमोक्रेसीज होती है वो ज्यादा प्रोस्पर, ज्यादा समृद्ध होती है बाकी जो कंट्रीज होती है उनसे, है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री। अब ऐसा तो नहीं है जैसे आप सऊदी अरब में देखो, उसके बाद यूए में देखो, यहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम चलता है पर वो ज्यादा परस्परस है वहां की, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते, ठीक है। तो डेमोक्रेसी आर मोर परस्परस देन अदर, ये जो है वो हमारे डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि each of these statement contain a democratic and undemocratic element, write down the two separately from each other। रखा, आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, इस स्टेटमेंट में एक डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट भी है और एक अनडेमोक्रेटिक एस्पेक्ट भी है, आपको दोनों ही फाइंड आउट करके बताना है। जैसे पहला है क्या कि अ मिनिस्टर said that some laws have to be passed by parliament in order to conform to the regulation decided by the World Trade Organization। तो आपको एक लाइन दी हुई, इसमें बताना है कि डेमोक्रेटिक है और अनडेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेटिक इसमें क्या है? पासिंग ऑफ द लॉ बाय द पार्लियामेंट, है ना, क्योंकि पार्लियामेंट के पास तो होता है किसी भी लॉ को पास करने की। तो ये वाली जो चीज है ये यहाँ पर डेमोक्रेटिक है। इसी में अनडेमोक्रेटिक क्या है कि कंफर्मिंग टू द रेगुलेशन डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सोचो आप अपनी कंट्री की पॉलिसी बना रहे हो और आप किसके कहने पे चल रहे हो? आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कहने पे, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं आपकी जो पॉलिसी होती है उससे इन्फ्लुएंस हो रही है, यानी आप सॉवरेन कंट्री नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अनडेमोक्रेटिक। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर रीपोलिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर लार्ज स्केल रिगिंग वाज रिपोर्टेड। एक रीजन है जहां पे इलेक्शन कमीशन ने रीपोलिंग यानी दोबारा इलेक्शन के लिए घोषणा कर दी। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जो थी वो धांधली हुई थी वोटिंग में। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक ये है कि द ऑर्डर टू रीपोल बाय द इलेक्शन कमीशन, कि इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर है कि वो दोबारा रीपोल कराने की बात करे कि दोबारा इलेक्शन होगा। बट यहीं पे अनडेमोक्रेटिक क्या है? लार्ज स्केल रिगिंग वाज रिपोर्टेड। अब जब यहाँ पे डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे वोटिंग में धांधली कैसे हो रही है? तो ये एस्पेक्ट क्या है आपका? अनडेमोक्रेटिक। लास्ट है आपका कि वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज बेयरली रीच्ड 10%, मुश्किल से कितना पहुंचा है आपका? 10%। दिस लेड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 सीट फॉर वुमेन। अच्छा, एक रीजन है, मतलब एरिया है जिसकी पार्लियामेंट में जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन वो कितनी है? सिर्फ 10%। इसी को बढ़ाने के लिए वहां पे क्या हो रहा है? इसको 1/3 करने के लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जो वुमेन्स है वो प्रोटेस्ट कर रही है। तो इसमें डेमोक्रेटिक चीज क्या है कि डिमांड बाय वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू रिजर्व 1/3 सीट फॉर वुमेन्स। इसमें डेमोक्रेटिक ये है
कि जो क्या फीमेल्स हैं वो डिमांड कर पा रही हैं, इसके लिए वो प्रोटेस्ट और जो भी मूवमेंट है वो कर पा रही है, डेमोक्रेटिक है। लेकिन अनडेमोक्रेटिक है कि अभी तक वहां की वुमेन की रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ कितना है, 10% से भी कम। ये यहाँ पे ऑलरेडी अनडेमोक्रेटिक था। तो समझ आए ये चीज। फोर्थ क्या आपका कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर आर्ग्यूइंग दैट देयर इज अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, आपको बेसिकली रीजन बताना है कि कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में फेमाइन की जो पॉसिबिलिटी होती है बहुत कम है। क्या ऐसा कहीं होता है कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पे फेमाइन नहीं आएगा? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। चलो देखते हैं इसमें। अपोजिशन पार्टी कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टार्वेशन। ठीक है, जो अपोजिशन की पार्टी है उन्हें जब भी लगेगा कि भाई यहाँ पर कंडीशन जो है खराब चल रही है हंगर के मामले में, तो क्या करेगी, रूलिंग पार्टी के सामने प्रोटेस्ट करेगी। आगे, फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेमाइन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब जो हमारी फ्री आपकी मीडिया है, प्रेस है, वो क्या कर पाएगी, आवाज उठा पाएगी, डिफरेंट रीजन से चीजें दिखाएगी, लोगों को अवेयर करेगी। अगला क्या है, गवर्नमेंट फियर इट्स डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। और गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा डर रहेगा कि अगर हमने फेमाइन को ठीक तरीके से टैकल नहीं किया तो हम अगला इलेक्शन, अगला चुनाव जो है वो हार सकते हैं। अब देखते हैं डी, पीपल्स आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। ये तो इसका तो कोई रीजन ही नहीं बना ना, इसका तो कोई लिंक ही नहीं बना किससे कि वहां पे फेमाइन नहीं आएगा। तो यही है कि पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन इज नॉट अ वैलिड रीजन बिकॉज देयर आर लेसर चांसेस फॉर फेमाइन टू टेक प्लेसेस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। दिस इज बिकॉज प्रैक्टिसिंग ऑफ रिलीजन इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू फेमाइन। ठीक है, तो क्लियर हुआ चीज कि किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने से इसमें फेमाइन को कंट्रोल करने या मतलब रोकने या बढ़ाने का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो डेमोक्रेसी के साथ बैठता नहीं है फिर। ठीक है भाई, अगला है, देयर आर 40 विलेजेस इन अ डिस्ट्रिक्ट वेयर द गवर्नमेंट हैज मेड नो प्रोविजन टू ड्रिंकिंग वाटर। 40 गांव है एक डिस्ट्रिक्ट में जिसमें गवर्नमेंट ने कोई ड्रिंकिंग वाटर की कोई फैसिलिटी ही नहीं दे रखी। दिस विलेजर्स मेट एंड कंसिडर्ड many method of forcing the government to respond to their needs, which of these not a democratic method। तो अगर मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 40 गांव है और वहां पे ड्रिंकिंग फैसिलिटी की कोई ड्रिंकिंग वाटर की कोई फैसिलिटी है ही नहीं, तो इसी के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं और वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो प्रोटेस्ट के डिफरेंट मेथड है, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा डेमोक्रेटिक मेथड नहीं है। तो उसमें पहला क्या कर रहे हैं, filing a case in the court claiming that the water is part of the right to life। ये तो ठीक है, वो जा रहे हैं केस करने के लिए कहाँ पे, कोर्ट में, तो ये तो आपका डेमोक्रेटिक है। boycotting the next election to give a massive to all party message to all party। अब ये नेक्स्ट जो इलेक्शन में जो ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, बॉयकट कर देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, ताकि मैसेज पहुंचे हर पार्टी को। सी क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो मीटिंग वगैरह भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी क्या है कि पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल टू गेट वाटर। ये तो कोई बात ही नहीं हुई है ना, कि वो पैसे देने जा रहे हैं किसको, गवर्नमेंट ऑफिशियल को, कि हमारे यहाँ पे पानी भिजवा दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, अनडेमोक्रेटिक। नेक्स्ट है आपका कि राइट और रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। पहला क्या आपका कि आर्मी इज द मोस्ट डिसिप्लिन एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, देयरफॉर द आर्मी शुड रूल द कंट्री। ठीक है, आपको इसमें आर्ग्यूमेंट करना है अगेंस्ट द डेमोक्रेसी के खिलाफ। ठीक है, तो कंडीशन पहला क्या है कि जो हमारी आर्मी होती है वो पूरी तरीके से डिसिप्लिन्ड होती है और इसमें करप्शन ना के बराबर होता है। तो इसका मतलब हमारी आर्मी को ही रूल करना चाहिए कंट्री पे। तो क्या आप इसमें मतलब इसको इस चीज को सही ठहरा सकते हैं? तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब नो डाउट कि हमारी आर्मी जो होती है वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है और करप्शन फ्री है, पर ऐसा थोड़ा ना कि अगर हम आर्मी के रूल को लेके आ जाए तो वो देश को भी अच्छा चला पाएगी।
नहीं, ऐसे तो कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो चीज जो है डिक्टेटरशिप में चेंज हो जाए, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, चिली में हुआ है ऐसा, अभी हाल फिलहाल में म्यांमार में चल रहा है कि मिलिट्री रूल आ गया और वो लोग जो मिलिट्री है वो अपने ही लोगों पे अपने वेपन्स यूज कर रही है, उनके जितने भी राइट्स है वो सबको खत्म कर चुकी है, ठीक है, कोई भी इलेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता, कोई भी जुडिशरी काम नहीं करी प्रॉपर, तो जरूरी नहीं है कि हमारी आर्मी आकर हमारी कंट्री को रूल कर पाए, ठीक है भाई। और दूसरी चीज कि जो आर्मी होती है वो लोगों द्वारा इलेक्टेड थोड़ी ना होती, उनकी तो वैकेंसी निकलती है और उसके बाद जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं वो नौकरी पे लग जाते हैं, जॉब पे लगते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि जो लीडर्स है, जो कंट्री को चलाने के लिए डेमोक्रेसी में यही होता है ना कि लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये जो है वो डेमोक्रेसी के भाई खिलाफ ही है ये चीज। तो अगला, रूल ऑफ द मेजोरिटी मीन द रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल, what we need is the rule of wise even if they are in small numbers। अब ये बोल रहा है कि कंट्री के अंदर जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी लोग हैं वही रूल करते हैं, मेजोरिटी लोग जो है वो रूल करते हैं जबकि वो बहुत ज्यादा मूर्ख होते हैं, तो रूल किसको करना चाहिए, जो कम लोग हैं और वो जो वाइज है, बुद्धिमान है। ये बोल रहा है कि जो मेजोरिटी लोग है वो मूर्ख है और वही रूल करते हैं, तो रूल किसको करना चाहिए, जो माइनॉरिटी में है तो वो वाइज लोग हैं इसके अकॉर्डिंग। बट क्या ये बताओ कि जरूरी है जो वाइज पर्सन है वो रूल भी अच्छा कर पाए, ऐसा कोई थोड़ा ना पर्सन कि हर एक पर्सन जो है वो अपना लीडरशिप दिखा पाएगा, ठीक है। तो और ये हमारी जो पॉलिसीज है, प्रिंसिपल है, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसके खिलाफ भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कि कोई भी इंडियन सिटीजन अगर 18 प्लस हो जाता है तो वो किसी भी किसी भी रिलीजन से हो, कास्ट से हो, कोई भी उसका सेक्स हो, इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जाके वोट दे सकता है, ठीक है भाई। Everyone has the right to participate equally in the formation of the government. Therefore, ignoring some section of the society would be unfair. Moreover, wise men need not to necessary good administration। वही बात होगी कि जो कम लोग हैं, जो जिनको आप समझदार बता रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा चला पाएंगे, तो समझ आइए चीज। अगला क्या है कि इफ वी वांट religious leader to guide us in spiritual matter, why not invite them to guide us in politics as well? The country should be ruled by religious leader। ये अब ये कंडीशन क्या है कि एक स्पिरिचुअल लीडर है जो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से उनके जीवन जीने का तरीका, ये सारी चीजें सिखा पा रहा है, तो हम क्यों ना उसी पर्सन को लेके आ जाएं हम कि हमारी गवर्नमेंट को भी आप चलाओ और देश की डेवलपमेंट करो। तो those who say that the country should be ruled by religious leader are making a very risky statement, क्योंकि वो किसी न किसी रिलीजन से आता होगा, तो वो जो उसके अलावा बाकी रिलीजन है उसके खिलाफ बोलेगा, तो इससे हो जाएगा क्या, कंट्री में बहुत ज्यादा वायलेशन हो जाएगा, वायलेंट स्टार्ट हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। Beside, many even do not have any experience in the administration। अब जरूरी थोड़ा ना कि जो स्पिरिचुअल लीडर है, स्पिरिचुअल जो भी पर्सन है वो रूल भी अच्छा कर पाए, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा चला पाए, ये भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। Thus it is very necessary to them to run their own religious institution and need not to middle in the political affair of the country। तो ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि वो पर्सन अपने रिलीजियस मैटर को ही संभाले, कंट्री की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच में ना घुसे, ठीक है भाई। अगला क्या है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कीपिंग विद डेमोक्रेसी एज ए वैल्यू, वाई। पहला आपको बताना है कि फादर टू डॉटर, फादर क्या है, डॉटर, फादर जो है वो डॉटर से बोलता है क्या कि आई डोंट वॉन्ट टू हियर योर ओपिनियन अबाउट योर मैरिज, इन आवर फैमिली चिल्ड्रन मैरी वेयर द पेरेंट्स टेल देम टू। फादर जो है अपनी जो डॉटर है उससे बोलता है कि फादर जो अपनी डॉटर से बोलता है कि आप जो है अपनी मर्जी के लड़के से शादी नहीं कर सकते। हमारे परिवार में क्या होता है कि जो भी लड़की है लड़का है वो हमारी यानी पेरेंट्स की मर्जी से ही शादी करता है, तो आपका इसमें क्या कहना है। तो बेसिकली दिस स्टेटमेंट मेड इज एन अनडेमोक्रेटिक स्टेटमेंट एज द गर्ल
is being denied as an opportunity to voice her opinion and choose her partner. अब हमारे यहाँ पर हर जो भी 18+ पर्सन है उसको छूट है कि वो अपनी मर्जी का कोई भी पार्टनर जो है उसको चूज कर सकता है, तो ये उसके जो फ्रीडम है उसके खिलाफ है, ठीक है, उसके ओपिनियन के क्या है, खिलाफ है. As per our constitution, every citizen who is 18 or above has the right to marry according to his or her choice. तो ये क्या हो गया आपका अनडेमोक्रेटिक. अगला क्या है कि टीचर टू स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट से कहते हैं कि डोंट डिस्टर्ब माई कंसंट्रेशन बाय आस्किंग मी क्वेश्चन इन द क्लासरूम. टीचर बोलता है स्टूडेंट से कि भाई आप मेरे कंसंट्रेशन को खराब मत करो मेरे से क्वेश्चन पूछ कर. तो ये तो गलत है भाई, आप पढ़ा रहे हो तो आपको जवाब देना भी तो आपका काम है. अगर क्वेश्चन बच्चे को कोई डाउट है तो आपका ही काम है ना वो चीज करना क्लियर. तो द स्टेटमेंट मेज इज अनडेमोक्रेटिक एज द स्टूडेंट इज बीइंग डिनाइड द राइट टू आस्क क्वेश्चन, क्लियर हिज डाउट. द बेस्ट टीचर कैन डू इज टू आस्क द स्टूडेंट टू आस्क हिज क्वेरी एट द एंड ऑफ द लेक्चर. हाँ, वो ये बोल सकते थे कि भाई अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप जब तक मैं लेक्चर पूरा खत्म ना कर रहे हो तब तक मत पूछना. क्या पता कि आपका जो आंसर है, जो आपने जो क्वेश्चन पूछा, वो मेरे लेक्चर के बीच में आपका वो क्वेश्चन जो है वो भी क्लियर हो जाए. तो ये बोल सकता था, ये नहीं बोलना चाहिए था उसे कि आप कॉन्सेंट्रेशन खराब कर रहे हो, आप अपना क्वेश्चन पूछ के. ठीक है भाई, तो उसकी वजह से, ठीक है भाई, तो ये इनकरेक्ट था जो टीचर ने बोला. अगला क्या है कि इम्प्लॉय टू दी ऑफिसर, इम्प्लॉय जो है वो ऑफिसर से कहता है कि आवर वर्किंग आवर्स मस्ट बी रिड्यूस अकॉर्डिंग टू दी लॉ. अब एम्प्लॉय जो है वो अपने ऑफिसर से कहते हैं कि भाई हमारा वर्किंग आवर जो है वो कम करो. और कैसे कम करो, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है, जो मतलब जो हमें बता रखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग. तो द स्टेटमेंट इज डेमोक्रेटिक, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अपनी वॉइस को उसका राइट है, ये अपनी वॉइस को वो उठा पा रहे हैं. तो बिकॉज हियर द एम्प्लॉयज आर आस्किंग फॉर देयर फंडामेंटल राइट within the norms of the company, the employees are always entitled to ask or request their office for something. तो बेसिकली वो उसके राइट्स है कि भाई जितना उसे वर्किंग आवर मिल रखा है काम करने के लिए उतना वो करेगा, उससे ज्यादा क्यों करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही बना रखा है ये सारे रूल. तो ये क्या हो गया भाई, सही डिमांड उठा रहा है, तो ये डेमोक्रेटिक हुआ. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट अ कंट्री एंड डिसाइड इफ यू वुड कॉल इट अ डेमोक्रेसी. देखते हैं, आपको बताना है कि कंडीशन दी हुई, आप ये डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक आपको रीजन भी बताना है कि है तो कैसे है. ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली. तो एक बात बताओ कि जो यहाँ पे सिटीजन्स को मिल रखा है कि भाई आपका राइट टू वोट है और हर 5 साल में जो है इलेक्शन होंगे, तो ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही हुआ ना कि हर पर्सन जो है, हर इंडियन सिटीजन जो है वो जाके वोट में पार्टिसिपेट कर सकता है, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, और हर 5 साल में जो इलेक्शन होंगे, ये तो डेमोक्रेसी में लिखा हुआ है ना. तो द टू इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी आर रेगुलर इलेक्शन एंड यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी, मतलब कि हम जो वोट जाके देते हैं, तो ये डेमोक्रेसी का फीचर ही है. तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये डेमोक्रेटिक ही हो जाएगा. अगला कि द कंट्री टूक अ लोन फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज. वन ऑफ द कंडीशन फॉर द गिवन लोन वाज दैट द गवर्नमेंट वुड रिड्यूस इट्स एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ. अब कंट्री है वो किसी इंटरनेशनल एजेंसी से लोन लेने पहुंची, और लोन लेने की जो कंडीशन थी उस एजेंसी ने ये रखी कि भाई अपने आप जो है अपने एजुकेशन और हेल्थ का जो वो है एक्सपेंसेस है उसको आप रिड्यूस करोगे. तो ये तो गलत है, ये तो बेसिक नीड में काउंट होती है ना. तो ये कैसा होगा आपका अनडेमोक्रेटिक, बिकॉज इट इज ए अनडेमोक्रेटिक एक्शन टू रिड्यूस एक्सपेंसेस एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल. भाई ये उसके ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए, उसके एजुकेशन जरूरी है, उसके बाद उसके हेल्थ के लिए जो है वो हेल्थ में एक्सपेंसेस करना, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनाना, तो वो सारी चीजें जरूरी है. तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है क्या हो जाएगा आपका अनडेमोक्रेटिक. हम जो हेल्थ और एजुकेशन पे जो एक्सपेंसेस है वो रिड्यूस नहीं कर सकते, बल्कि तो बढ़ना चाहिए. अगला क्या है कि पीपल स्पीक मोर देन 7 लैंग्वेज बट एजुकेशन इज अवेलेबल ओनली इन 1 लैंग्वेज. द लैंग्वेज स्पोकन बाय 52% ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री. अब
लोग हैं कुछ जो 7 लैंग्वेज बोल सकते हैं, बट उनका जो एजुकेशन है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में है, और वो लैंग्वेज जो है मेजोरिटी लोगों द्वारा बोली जाती है, यानी 52% लोग जो है उस लैंग्वेज को बोलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से तो अनडेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि देखो हर कंट्री में एक नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, और वो क्या कर देती है, नेशनल लैंग्वेज सभी लोगों को बांध के रखती है, जोड़ के रखती है, ठीक है, इंटीग्रेट करके रखती है। तो द नेशनल लैंग्वेज कैन बी अ सिंगल लैंग्वेज बिकॉज सच अ कॉन्सेप्ट will bringing about national integrity, but other language also should be encouraged to cultivate in their respective region। अब पूरे कंट्री को जोड़ने के लिए ऑफिशियल या फिर कह सकते हैं नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, और जो लोकल लैंग्वेज है वो भी उसको भी प्रमोट मिलना चाहिए अपने लोकल लेवल पे, ठीक है। तो दोनों चीजें इसमें ठीक होंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, डी, several organizations have given a call for peaceful demonstration and nationwide strike in the country to oppose these policies। The government has arrested these leader। अब एक आपकी क्या थी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्राइक करने के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया और बोला कि भाई अब हम जो है, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना रखा है उसके खिलाफ हम क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉलिसी हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हीं के कुछ लीडर को उठा के जेल में डाल देती है, उन्हें अरेस्ट कर लेती है। तो ये तो गलत है, ये तो अनडेमोक्रेटिक हुआ ना। तो डेमोक्रेसी ऑलवेज प्रोवाइड राइट टू स्ट्राइक और द राइट टू फ्री स्पीच एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपने स्पीच को, एक्सप्रेशन को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, स्पीच दे सकते हैं, एक्सप्रेशन को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया है ये क्या है, अनडेमोक्रेटिक है। समझ आया भाई? आगे क्या है कि द गवर्नमेंट ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन इन द कंट्री, ऑल द न्यूज पेपर हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू पब्लिश एनी न्यूज अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोटेस्ट। ओके, जितनी भी मतलब एक कंट्री है जिसके अंदर जितनी भी मीडिया एजेंसी है, चाहे वो प्रिंट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन सबको कुछ भी प्रिंट करने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा कि भाई आप क्या छाप रहे हो, गवर्नमेंट के कोई खिलाफ तो नहीं छाप रहे। तो बेसिकली ये तो अनडेमोक्रेटिक चीज हुई ना, क्योंकि डेमोक्रेसी का चौथा और मेन पिलर किसको बोला जाता है, आपका न्यूज, मतलब क्या कहते हैं इसको, न्यूज चैनल्स वगैरह को, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, हाँ। तो डेमोक्रेसी का जो मेन और चौथा पिलर होता है वो क्या होती है, आपकी मीडिया। मीडिया ही क्या करती है कि गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं या तो उनको अप्रेज करती है या फिर उनको क्या कर देती है, क्रिटिसाइज करती है। अगर गलत है तो उसको क्रिटिसाइज करती है। तो ये पावर मीडिया के पास रहनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट हर चीज पे कंट्रोल कर लेती है कि भाई जो कुछ भी छापोगे वो हमारी मर्जी से छापोगे, तो फिर वो गवर्नमेंट के खिलाफ कभी कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, तो लोगों तक वो चीज पहुंचा ही नहीं पाएंगे। तो ये कंप्लीट डिक्टेटरशिप हुई ना। तो वही है बेसिकली आपको इसमें पूरा बता रखा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा। तो ये था आपके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, आप करके जाना सारा का सारा। एंड थैंक यू सो मच पूरा लेक्चर देखने के लिए।